Hello students, I am Sonu Kasana and this is the chapter Mughal Emperors from the class 7th our past. Let's start with this paragraph. Mughal did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. जो मुगल होते थे वो प्रीमोजेनिचर में विश्वास नहीं करते थे, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसी को राज्य मिलता है ना, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे. इंस्टीड द फॉलोइंग द मुगल एंड तैमूर कस्टम ऑफ द कोपरसेनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन. इसके बजाय वो क्या करते थे, एक कस्टम होता है जिसे कहते थे कोपरसेनरी इनहेरिटेंस. इसमें क्या होता था, या तो वो सब में डिवाइड कर देते थे अपने बच्चों में, है ना, जो भी उनका राज्य होता था उसे सब में डिवाइड कर देते थे, या फिर जो सबसे योग्य होता था उसे देते थे. मतलब सबसे बड़े वाला नहीं कि सबसे बड़े वाले को देना है. फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1. अगर हम हाईलाइटेड पैसेज टेबल 1 में देखें एंड नोट द एविडेंस और एविडेंसों को नोट करें फॉर रेबेलियन बाय मुगल प्रिंसेस. जो रेबिलियन थे, यानी क्या थे, रेबिलियन मतलब विरोधी, जिन्होंने विरोध किया, है ना, मुगल राजकुमारों ने. विच डू यू थिंक इज ए फेयर डिवीजन. तुम्हें क्या लगता है कौन सा सही डिवीजन है. फेरियर मतलब फेयर है. ऑफ इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस की जो उत्तराधिकारी का कौन सा डिवीजन सही है. प्रीमोजेनिचर और कोपर, है ना, कोपरसेनरी, यानी कि सबसे बड़े वाले लड़के को मिलना चाहिए या सबसे योग्य, या और ये सब में एक समान बांट दिया जाए उस वाली फॉर्म में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स. मुगलों के जो संबंध थे दूसरे राजाओं से वो कैसे थे. टेक ए लुक एट द टेबल 1 अगेन एंड अगेन. एक बार फिर से टेबल 1 पे देखिए. यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कंपेन्ड constantly against rulers who refused to accept their authority. You will notice, तुम नोटिस करोगे, तुम देखोगे, that मुगल रूलर्स campaigned constantly. जो मुगल रूलर्स थे वो उनके खिलाफ क्या नाम, अरे युद्ध करते रहते थे, उनके खिलाफ कंपेन चलाते रहते थे कॉन्स्टेंटली, लगातार. अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. उन रूलर्स के खिलाफ जो उनकी अथॉरिटी को, उनके स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते थे. बट एज द मुगल्स बिकम पावरफुल, लेकिन जब मुगल पावरफुल हो गए, मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइन देम वॉलंटरीली. कुछ दूसरे रूलर्स जो थे, शासक जो थे, उन्हें वॉलंटरी ज्वाइन करने लगे, मतलब अपने आप ही उनके पास जाने लगे, अपने आप ही उनकी स्वामित्व स्वीकार करने लगे. द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. और राजपूत जो थे इसका अच्छा उदाहरण थे. मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज. बहुत सारों ने अपनी पुत्रियों की विवाह मुगल परिवारों में कर दिए. एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और ऊंचे पद प्राप्त कर लिए. बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल. लेकिन कुछ अभी भी रेसिस्टेड थे, वो अड़े हुए थे. द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो सिसोदिया थे और मेवाड़ के राजपूत जो थे, उन्होंने काफ़ी समय तक अथॉरिटी स्वीकार नहीं की. वन डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड एज मुगल्स. अगर कोई कभी हार जाता था तो उन्हें मुगल भी सम्मान के साथ उन्हें ट्रीट करते थे, उनका सम्मान करते थे. गिव देयर लैंड्स, उनकी वतन, उन्हें ज़मीन देते थे. बैक एज असाइनमेंट, वापस दे देते थे असाइनमेंट की तरह, जैसे वतन जागीर कहते थे. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains. The careful मतलब ध्यान रखना, बैलेंस, उस बैलेंस का, उस ऊंच नीच का. तो द केयरफुल बैलेंस जो था बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग. जो हारे गए थे लेकिन उन्हें लज्जित नहीं किया गया था, शर्मसार नहीं किया गया था. दियर ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स को. तो इनेबल्ड
ये चीज़ इनेबल्ड करती है, मतलब योग्य बनाती थी मुगल्स को टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, एक्सटेंड होने लगा था ओवर मैनी किंग्स, बहुत सारे राजाओं के ऊपर, एंड चिफ्टेंस, और सरदारों के ऊपर, प्रमुखों के ऊपर। तो जो मुग़ल थे वो अपने ओपोनेंट्स को, अपने विरोधियों को जब हरा देते थे तब भी उन्हें ह्यूमिलिटी नहीं करते थे, मतलब उन्हें लज्जित नहीं करते थे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन ये जो बैलेंस था इसे हमेशा बनाए रखना इजी नहीं था। लुक एट द टेबल वन अगेन, फिर से एक बार टेबल वन को देखिए। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। ध्यान दो कि औरंगजेब ने इंसल्ट की थी शिवाजी की जब वो मुगल अथॉरिटी स्वीकार करने के लिए आए थे। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट, और इस अपमान का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्या परिणाम निकला। मनसबदार एंड जागीरदार, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompass different regions and the Mughals recruited diverse bodies of the people। जैसे जैसे राज्य बढ़ा तो अलग अलग जो डिफरेंट मतलब रीजन्स थे, जगहें थी, उन्हें ध्यान करने के लिए उन्हें डाइवर्स बॉडीज की जरूरत पड़ी। उन्होंने रिक्रूट किया अलग अलग तरह के लोगों को। From a small nucleus of Turkish nobles, for a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranis, है ना। For a small nucleus, एक छोटे से न्यूक्लियस से, ऑफ तुर्किश नोबल्स, जो तुर्किश नोबल में से था, जिसे तुरानीज कहा जाता था। दे एक्सपेंडेड, वे उन्होंने एक्सपेंड किया, बढ़ाया, टू इंक्लूड ईरानियंस, ईरानियन पे उन्होंने ईरानियन को भी अपने साथ लिया। इंडियन मुस्लिम को लिया, अफगान्स लिया, राजपूत लिए, मराठाज लिए, एंड अदर ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप भी लिए। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, जिन्होंने भी मुगल सर्विस को स्वीकार किया था वे एनरोल कर सकते थे, नामांकन कर सकते थे मनसबदार के लिए। The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab। ये जो शब्द है मनसबदार, ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसके पास एक मनसब होता था, मीनिंग ए पोजीशन और रैंक, जिसका अर्थ है पोजीशन या रैंक। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम, ये ग्रेडिंग सिस्टम था, यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स, जो मुगल्स के द्वारा फिक्स किया जाता था। नंबर 1 इसमें चीज़ें क्या क्या थी, एक रैंक थी, दूसरा सैलरी, एंड थर्ड मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक रैंक हो गई, पद हो गया, दूसरा सैलरी, वेतन, और तीसरा मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सैनिक उत्तरदायित्व था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। जो रैंक और सैलरी थी उसे एक सांख्यिक वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता था जिसे जात कहते थे। दी हायर दी जात, जितनी जात ऊंची होती थी, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स एंड पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। ऐसे ही जितनी जात ऊंची होती थी उतनी ही उसकी इज्जत ज़्यादा होती थी व्यक्ति की, और वो उतना ही नोबल समझा जाता, और उसका दरबार में पद भी ऊंचा होता था और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। दी मनसबदार मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवर और कैवलरीमैन। जो मनसबदार होते थे वो मिलिट्री की उत्तरदायित्व को रिक्वायर्ड करते थे अपने लिए, टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवर, जो सवर का एक स्पेसिफाइड यानी निश्चित नंबर होता था उसे, और कैवलरी मैन को। दी मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। जो मनसबदार होते थे वो
अपने कैवलरीमैन को रिव्यू के लिए लाते थे। गॉट देम रजिस्टर्ड, उन रजिस्टर करते थे। देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, अपने हॉर्सेज को ब्रांडेड करते थे, ब्रांड बनाते थे, उनका उन्हें भी उसमें लगाते थे। एंड द रिसीव्ड मनी टू पे देम एज ए सैलरी, और उन्हें उनसे पैसा लिया करते थे वेतन के रूप में। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइंड कॉल्ड जागीर्स विच वर समवाट लाइक इक्ताज। मनसबदार जो होते थे वो अपनी जो सैलरी होती थी वो राजस्व से प्राप्त करते थे, जो उन्हें जागीरें दी गई थी उनके हिसाब से। और ये जो जागीरें थी ये लगभग ऐसी थी जैसे इक्ताज होते थे। बट अनलाइक मुक्तीज, लेकिन मुक्तियों की तरह नहीं, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। जैसे मुक्ति करते थे उनसे अलग ज़्यादातर मनसबदार क्या करते थे, डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड, वे अक्सर मतलब वास्तव में रिसाइड नहीं करते थे अपनी जो जागीर थी उन्हें, है ना उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करते थे। दे ओनली हैड राइट टू द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, तो जो उन्हें चीज़ें मिली हुई थी वो उससे केवल रिवेन्यू इकट्ठा किया करते थे। विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट, जो उनके लिए उनके नौकरों के द्वारा इकट्ठा किया जाता था। वाहिल दी मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जबकि मनसबदार जो होते थे वो दूसरे हिस्से में किसी दूसरे हिस्से में देश के अपने आप क्या कर रहे होते थे, सर्व कर रहे होते थे, सेवा कर रहे होते थे। ठीक है, चलिए जी। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अकबर के शासनकाल में ये जो जागीरें थी इनका बहुत ध्यान से असेस्ड किया जाता था, ये बहुत ध्यान से पहुँचा जाता था उन तक, सो दैट ताकि देयर रिवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी, उनका जो रिवेन्यू हो, उनका जो राजस्व था वो मुश्किल से ही सैलरी के इक्वल हो, है ना, मतलब कोई ज़्यादा रिवेन्यू ना इकट्ठा कर ले ऑफ द मनसबदार की सैलरी के इक्वल ही होना चाहिए। भाई औरंगजेब रेन, जब औरंगजेब का शासनकाल आया, दिस वाज नो लॉन्गर द केस, अब मामला ही नहीं था। एंड द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, और जो रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता था एक्चुअल रिवेन्यू वो अक्सर क्या होता था, जो जितना उसकी सैलरी होती थी उससे भी कम होता था। देयर वॉज आल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, देयर वॉज आल्सो ए ह्यूज इंक्रीज, इसमें बहुत बड़ा इंक्रीज होता था इन द नंबर ऑफ मनसबदारों में, जो मनसबदार थे उनके संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए वो। विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, इसका मतलब ये था कि उन्हें लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता था जागीर प्राप्त करने के लिए। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, और इस तरह से जागीरों की संख्या में बहुत कमी आ गई, है ना। एज ए रिजल्ट मैनी जागीर्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल, इसलिए बहुत सारी जागीरों से क्या हुआ, जितना रिवेन्यू लिया जा सकता था लिया जाने लगा। वाइल दे हैड ए जागीर, जबकि उनके पास जागीर थी। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ दिस रेन एंड पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली, और औरंगजेब ये जो परिवर्तन थे इन्हें नियंत्रण करने में असफल रहा अपने शासनकाल के आखिरी सालों में, और इसलिए जो किसान थे उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, बड़े स्तर पर कष्ट उठाए। ठीक है, जब्त एंड जमींदार्स। अब ये जब्त और जमींदार्स क्या हैं? द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जो मुगल रूलर्स थे उनका
इनकम का मेन सोर्स क्या था, हैं, वो कहाँ से उन्हें पैसे मिलते थे, वो था पीजेंट्री से, किसानों से। इन मोस्ट प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों पे, पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स। ज़्यादातर जगहों पे जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, पेड टैक्सेस, वो टैक्स देते थे थ्रू द रूरल एलाइट, गांव के जो एलिट होते थे उन्हें, गांव का जो सभ्य होता था, मुखिया होता था, उसे। दैट इज़ द हेडमैन, और वो कौन होता था, या तो मुखिया होता था और लोकल चिफ्टेन या लोकल सरदार होता था। द मुगल यूज्ड वन टर्म, मुगल एक टर्म यूज करते थे, जमींदार्स, उन्हें जमींदार कहा जाता था, टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन और विलेज और पावरफुल चिफ्टेन। किस चीज़ को, ये शब्द किस चीज़ को डिटरमाइन करता था, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता था, ऑल इंटरमीडियरीज, जो भी बीच में काम करते थे, सारे मध्यस्थ जो थे उनके लिए। वेदर दे वर लोकल हेडमैन, चाहे वो लोकल हेडमैन हो या गांव के मुखिया हो, सरदार हो। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, राजस्व विभाग देखता था टोडरमल, कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, है ना, जितनी भी फसल होती थी उसका एक केयरफुल सर्वे करता था, वो ध्यान से सर्वे किया करता था। प्राइस एंड एरियाज, वो मूल्य का भी सर्वे करता था और एरिया का, क्षेत्र का। कल्टीवेशन, कल्टिवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड, जो भी 10 साल में कल्टीवेट हुआ उसका, जिसे 10 साला कहा जाता था। 1570 टू 1580, 1570 से 1580। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, और इस डाटा के आधार पर, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन केस। इस तरह से जो कैश में जो भी टैक्स बनता था 10 साल के हिसाब से, वो फिक्स कर दिया जाता था। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू, और जितने भी प्रोविंस थे, प्रांत थे, उन्हें रिवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया गया, विद रिवेन्यू सर्कल, विद इट्स ओवन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स ऑफ फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, है ना। तो विद इट्स ओवन शेड्यूल, उसके खुद के शेड्यूल से, ऑफ रिवेन्यू के रिवेन्यू रेट्स के, फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, एक इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस रिवेन्यू सिस्टम को क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। इट वाज प्रीवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, और ये कहाँ प्रीवेलेंट करते थे, इसे कहाँ लगाते थे, वहाँ जहाँ जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासन, कुड सर्वे द लैंड, वे ज़मीन का सर्वे कर सकते थे जहाँ पर। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, और बहुत ध्यान से उसका लेखा जोखा रखते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, और ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था, है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे जब्त वाज नॉट पॉसिबल इन जब्त, JDBT, जब्त was not possible in गुजरात एंड बंगाल, ठीक है। इसमें गुजरात को नहीं, सॉरी, क्या करना था, हाँ, गुजरात और बंगाल को इसे कर दें ब्लैंक आप, ओके, ब्लैंक करना है ये, या छोड़ो, आप ऐसे करो, यहीं से लिखो बस, दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज, और यहाँ से ब्लैंक गुजरात, और इसे बंगाल को ब्लैंक कर दो, ओके, ठीक है, समझ आया। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। इन सम एरियाज, कुछ जगहों पे, द जमींदार्स एक्सरसाइज ए ग्रेट डील, जो जमींदार होते थे वे एक अच्छी डील करते थे, ऑफ पावर, ताकत की। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रेविलियन, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था, यानी ज्यादती,
उन्हें रेबलियन के लिए मजबूर कर देती थी, यानी उन्हें विद्रोह के लिए मजबूर कर देती थी। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कई बार क्या होता था, जो जमींदार होते थे या पीजेंट्स होते थे एक ही कास्ट के, वो सब अलाई करके यानी कि एक साथ मिलकर के रेबल क्या करते थे मुगल अथॉरिटियों के खिलाफ। दीज पीजेंट्स रिवोल्ट्स चेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल। ये जो पीजेंट होते थे किसान, ये रिवोल्ट्स चैलेंज करते थे, यानी विद्रोह किया करते थे स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के खिलाफ। फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।